हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक। आपके साथ स्वागत है आप सभी का अपने अपने चैनल में। गाइज, आज है 12 अक्टूबर 2022। तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कल रात तक की सुर्खियों से बने, वे सारे हम लोग इसमें समेटने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा। पूरा सेशन लास्ट तक देखिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है। सेशन के अंत तक बने रहिए और इन्जॉय करिए। बस आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, नोट डाउन करते रहिए। बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन को देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन उसके पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। लक्ष्य इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए जो लोगों की बातों से ही टूट जाए। लोग कितना भी टॉन्ट मारें, कुछ भी बातें करें, करते रहें, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य इतना स्ट्रांग हो कि किसी के 2-4 बात कह देने से हमें अपना लक्ष्य छोड़ नहीं देना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के हमारा लक्ष्य इतना मजबूत हो कि कोई भी स्ट्रगल आ जाए, कुछ भी संघर्ष हो, सभी को हम लोग सामना करते हुए हम अपने लक्ष्य को पा सके, सफलता तक पहुंच सके। इतना मजबूत अपना बनाए रखिए। कोई बोल रहा बोलते रहे, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपका एक लक्ष्य, वो है आपको अपना पाना लक्ष्य की तरफ, सफलता की ओर जाना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दे रही हूँ, पहले ही बोल दे रही हूँ क्योंकि मैं बोलना भूलती हूँ। तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है गाइस? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय बोला है। अगर राष्ट्रीय बोल दे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो अब कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में हुई थी। और जब ये शुरू हुई थी तब इसकी थीम क्या रखी गई थी? बाल विवाह की समाप्ति। क्या रखी गई थी? बाल विवाह की समाप्ति रखी गई थी। जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका जो थीम रखा गया था, बाल विवाह की समाप्ति रखी गई थी। अभी जो 11 अक्टूबर 2022 में सेलिब्रेट किया गया, तो इसकी जो 2022 में थीम रखी गई वो रखी गई आवर टाइम इज़ नाउ। एक मिनट, गलत हो गया। क्या थीम रखी गई है? आवर टाइम इज़ नाउ, आवर टाइम इज़ नाउ, आवर टाइम इज़ नाउ, ये थीम रखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका होने वाला, लगातार अंत तक बने रहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया? तो कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया? 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने क्या किया? मध्य प्रदेश के, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के, कहाँ पे? कुनो, एमपी के कुनो नेशनल पार्क, एमपी के कुनो नेशनल पार्क में और जितने भी निर्दिष्ट क्षेत्र थे वहाँ पे चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। कितने? 9 सदस्य। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है NTCA, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये चीता टास्क फोर्स के कामकाज को क्या करेगा? ये प्राधिकरण जो होगा वो चीता टास्क फोर्स के कामकाज को सुगम बनाएगा और जितनी भी आवश्यक सहायताएं हैं वो प्रदान करेगा। और ये टास्क फोर्स जो होगा ये 2 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए क्या होगा? ये गठित किया गया है। ये टास्क फोर्स कितनी अवधि के लिए? 2 साल के लिए वैध होगा, 2 साल के लिए गठित किया गया है। और ये टास्क फोर्स क्या करेगा? एक उप समिति नियुक्त करेगी जो उनके द्वारा तय समय पर उन क्षेत्रों का नियमित तरीके से क्या करेगी? दौरा करेगी जहाँ पर इन चीतों को क्या किया गया है? छोड़ा गया है। अभी जो नामीबिया से आए हैं, नामीबिया से चीते लाए गए हैं नामीबिया से, और उसको कहाँ छोड़े गए? कुनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। कुनो नेशनल पार्क कहाँ? मध्य प्रदेश में है। तो इतना आपको ध्यान। 8 चीते लाए गए हैं और इन 8 चीतों में से एक का नाम मोदी जी ने रखा है, जिसका नाम क्या रखा गया? इन 8 में से एक का नाम रखा गया आशा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो कहाँ किया गया? ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। ये कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। 7 अक्टूबर 2022 को जो सीएम है यहाँ के छत्तीसगढ़ के, कौन है? भूपेश बघेल है। कौन है? भूपेश बघेल है।
तो इन्होंने ही क्या किया है, भूपेश बघेल ने कांकेर जिले, छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है कांकेर जिला, कांकेर जिला। तो इस कांकेर जिले के नाथिया गांव में, कहाँ पर, कांकेर जिले के नाथिया, कांकेर जिले के नाथिया गांव में, कांकेर जिले के नाथिया, एक मिनट, कांकेर जिले के नाथिया गांव में, कांकेर जिले के नाथिया गांव में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। अब यहाँ पर ये जो लोकार्पण किया गया है प्रसंस्करण उद्योग का, जो सबसे बड़ा है देश का, मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है। यहाँ पे होगा क्या इससे, तो इससे जो कोदो है, कोदो मिलेट में आता है, कोदो, कुटकी है, कोदो, कुटकी, रागी, ये सारे जो है, तो इनकी खेती करने वाले जो किसान हैं उनके साथ साथ जो महिला स्व सहायता समूह है उनको इससे क्या मिलेगा, इसको लोकार्पण कर देने से इससे क्या होगा, उनको फ़ायदा मिलेगा। और ये जो यूनिट होने वाली है, ये जो प्रसंस्करण उद्योग होने वाला है, ये भारत की सबसे ज़्यादा क्षमता वाली इकाई है। इस इकाई की जो वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता होगी वो कितनी होगी, 10 से 12,000 टन होगी, 10 से 12,000 टन होने वाली है, जिसके लिए प्रतिदिन हमें कितना, 34 से 40 टन कोदो, कुटकी, रागी की आवश्यकता होगी। और इसमें क्या होगा, 7 प्रकार की मशीनों के द्वारा कोदो, कुटकी, रागी को क्या किया जाएगा, प्रसंस्कृत किया जाएगा। उनको प्रसंस्कृत करके उनसे, इन सभी से, कोदो, कुटकी, रागी से चावल, इनका दलिया बनाया जाएगा, सूजी बनाया जाएगा, पास्ता, सूप, मिक्स बिस्किट, कुकीज़, लड्डू, ये सारे बनाए जाएंगे। अब इसकी पैकेजिंग भी की जाएगी और इन उत्पादों को क्या किया जाएगा, जो मार्केटिंग, इन उत्पादों की जो मार्केटिंग है वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। अब जब ऐसा किया जा रहा है तो इससे क्या होगा, जो हमारे किसान हैं और महिला स्व सहायता समूह है उनको क्या होगा, इससे फ़ायदा मिलेगा। और ये जो मिलेट्स होते हैं, ये जो मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्लूटेन मुक्त होते हैं। किससे मुक्त होते हैं, एक साइंस का क्वेश्चन में मैंने बता दिया किससे होते हैं, ग्लूटेन युक्त होते हैं, ग्लूटेन मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, ग्लूटेन मुक्त होते हैं। फिर से मैं लिख देती हूँ, ग्लूटेन मुक्त होते हैं, तथा इनमें प्रोटीन, डाइट्री फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो मिलेट्स होते हैं, ये डायबिटीज़ हो गया, हृदय रोग हो गया, और भी जो कई बीमारियां हैं उनके लिए ये लाभकारी होते हैं और इनसे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, मिलेट जो होते हैं ग्लूटेन मुक्त होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो और हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में, पेट वाले में पूछ लिया जाए कि 2023 जो है, 2023 ये मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को मिलेट्स का, मोटे अनाज का। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार सैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा। तो कौन करने वाला है, जापान करने वाला है, जापान होस्ट करने वाला है 2022 की, कौन, मालाबार नौसैनिक की। ठीक है, और ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ था, इसकी शुरुआत अगर देखा जाए, मालाबार नौसैनिक अभ्यास की, ये 1992 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, 1992 में स्टार्ट हुआ था। भारत और किसके साथ के बीच, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य ये शुरू हुआ था, भारत और अमेरिका की नौसेना के मध्य ये स्टार्ट हुआ था। फिर क्या होता है, 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता है। 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता है। कहाँ पर, पोखरण में किया जाता है, राजस्थान के पोखरण में किया जाता है। तो इससे भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन थोड़ा खराब हो जाते हैं। फिर 2007 में से जापान जोड़ता है, 2020 में चारों देश, और 2020 में ये 4 देश आ जाते हैं मालाबार में। 2020 में चारों देश, जैसे कि भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या कहते हैं, अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे मिलकर के इसका आयोजन करते हैं, 2020 में करते हैं। कौन कौन, आपका इंडिया मैंने बताया, जापान मैंने बताया, और आपका अमेरिका मैंने बताया, एंड फोर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया। और यही चारों देश मिलकर के क्या बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं, क्वाड संगठन बनाते हैं, यही चारों देश मिलकर के। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2022 में क्या है, इसका आयोजन कौन करने वाला, होस्ट करने वाला है, जापान करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 को भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो कहाँ खोला जा रहा है, देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र ये मुंबई में खोला जा रहा है। और ये मुंबई में क्यों खोला जा रहा है, किसके नाम पर होगा ये सांस्कृतिक बहुकला, ये नीता अंबानी के नाम पर होगा, नीता अंबानी के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र होगा। और इसको खोल कौन रहा है, इन्हीं की बेटी ईशा अंबानी है, ईशा अंबानी यही खोल रही हैं, अपनी माता के नाम पर, नीता अंबानी के नाम पर इसको रखेंगी।
ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, वहाँ से मैंने इसको लिया है। चर्चा में है 38 नंबर की जो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये हाल ही में खबरों में रही है। किसके किसके बीच है? तो दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच है। 38वां समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को क्या करता है? विभाजित करता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को क्या करता है? विभाजित करता है। 38वां समानांतर जो अक्षांश है वो 38 डिग्री नॉर्थ को दिया गया एक नाम है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का सीमांकन करता है। क्या होता है? 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके अंत में, सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत में जो होने वाला पोट्सडैम सम्मेलन था, कौन सा सम्मेलन था? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पोट्सडैम सम्मेलन। 1945 का जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके अंत में पोट्सडैम सम्मेलन होता है, और इस पोट्सडैम सम्मेलन में जो अमेरिकी सैन्य योजनाकार थे उन्हीं के द्वारा इस रेखा का क्या किया गया था? सीमांकन किया गया था। तो इतना आपको क्लियर हो गया। कुछ और हम सीमा रेखा की बात करें, जैसे कि रेड क्लिफ रेखा हो गया, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन करती है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच है। डूरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा देखें तो जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करती है। कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग जो है, हिंडनबर्ग ये क्या करती है? जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करती है। जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करती है। 17वीं जो समानांतर देखें तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। कौन सी? 17वीं समानांतर रेखा। और 49 नंबर की देखें, 49वां जो समानांतर है वो अमेरिका और कनाडा के बीच। तो इतने सारे ध्यान रखिए, कोई ना कोई पेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सब क्लियर हो गया। फिर से बता देती हूँ, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। 17वां समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 49वां समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब जीता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कह रहा है किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब जीता है? वो कौन है? पंकज अडवाणी है। कौन है? पंकज अडवाणी। ये जो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हो रहा है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन जो हो रहा है मलेशिया के कुआलालंपुर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मलेशिया के कुआलालंपुर में हो रहा है। और इसमें जो है 25वां जो विश्व खिताब जीता है वो पंकज अडवाणी ने जीता है। किसको हरा करके? सौरभ कोठारी को हरा करके। किसको हरा करके? सौरभ कोठारी को हरा करके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फटाफट अभी भी जिसने लाइक नहीं किया है चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए लेक्चर को, और जो भी नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतह किया है? तो ये झारखंड की रहने वाली है अस्मिता दोरजी, झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। अस्मिता दोरजी। यहाँ पर इन्होंने ये मुनासलू पर्वत को बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के क्या किया है? इसको फतह किया है। और ये जो मुनासलू पर्वत है ये कहाँ पर है? नेपाल में। और इसकी अगर ऊंचाई देखें तो 8163 मीटर है। 8163 मीटर इसकी ऊंचाई है। इन्होंने इसको बिना ऑक्सीजन के सप्लीमेंट के फतह किया है। और अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि बलजीत सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के क्या किया है? फतह किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन के संबंध में कूट वाला क्वेश्चन, ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि इसमें कूट वाला क्वेश्चन है कि सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना है इसमें? एक मिनट देख लेते हैं क्या बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं। पहला है शिखर सम्मेलन WWE द्वारा आयोजित किया जाता है। अच्छा, कह रहा है ये जो है WWE द्वारा क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि WWE द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है? कार्बन न्यूट्रल लद्दाख इस शिखर सम्मेलन का एक उद्देश्य है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। एंड थर्ड है भारत के 20 से अधिक पर्वतीय राज्यों में इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो ये भी गलत है, क्योंकि 20 नहीं बल्कि
इसमें जो इसमें है ये आपके 10 पर्वतीय राज्य, यहाँ पे 20 पर्वतीय राज्य लिखा है ना, नहीं, तो यहाँ पे 10 पर्वतीय राज्य ने भाग लिया है। 10 पर्वतीय राज्यों ने, 2 यूटीज़ ने, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 10 पर्वतीय राज्य हैं और 4 पहाड़ी ज़िले हैं। तो इस तरीके से अगर टोटल भी मिला लिया जाए तो 10, 2, 12, 4, 16 ने भाग लिया। लेकिन यहाँ पर्वतीय राज्य लिखा है कि 20 ने लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 10 पर्वतीय राज्य, 2 यूटीज और 4 पहाड़ी राज्यों ने भाग लिया। इस हिसाब से तीसरा भी गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सा खाली सही है, केवल यहाँ पे 2 सही है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि जो सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन है, इसका इस बार का जो संस्करण है किस नंबर का है, 11वां संस्करण है। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है किसका, कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है। आयोजन कहाँ किया गया, लद्दाख में। कहाँ किया गया है, लद्दाख लेह में किया गया है। लद्दाख लेह में इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक किया गया है, 10 से 12 अक्टूबर। कब से कब तक किया गया है, 10 से 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ है। और इसका उद्घाटन, जैसे वहाँ WWE लिखा था, तो इसका उद्घाटन ये नहीं किया है, बल्कि क्या किया है, पर्यावरण मंत्रालय ने किया है। पर्यावरण मंत्रालय में पर्यावरण मंत्री कौन है, वो है भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव। इन्होंने ही इसको क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो पर्यावरण सतत पर्वतीय विकास का सम्मेलन है, इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्वत पर क्या करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। क्या है इसका, कि पर्वत पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। यानी इसकी जो थीम रखी गई, और इसकी जो थीम रखी गई है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 की जो थीम रखी गई है, वो है सतत पर्वतीय विकास के लिए, सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना। किसको, पर्यटन को बढ़ावा देना। ये इसकी क्या है, थीम रखी गई है, पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यह जो सम्मेलन है, यह भारतीय हिमालय क्षेत्र का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और ये कैसा है, कार्बन न्यूट्रल लद्दाख है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 10वें नंबर का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है अक्टूबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2022 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है, उज्जैन में किया है। कहाँ किया है महाकाल लोक का उद्घाटन, ये उज्जैन में किया है। तो ये जो उज्जैन का है, मध्य प्रदेश में है। उज्जैन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। और ये जो श्री महाकाल लोक है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में, मैं बोल दे रही हूँ, ज़्यादा लिखूंगी नहीं, बहुत टाइम लग जाता है लिखने में, कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ये क्या है, एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है। ये उज्जैन के कहाँ पर बनाया गया है, महाकाल लोक का महाकालेश्वर मंदिर में ये बनाया गया। और ये एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर भगवान शिव से जुड़ी सभी पौराणिक कथाएं क्या है, प्रदर्शित की जाएंगी। और ये जो महाकाल मंदिर का निर्माण है, ऐसा माना जाता है कि महाकाल मंदिर का निर्माण द्वापर युग से भी पहले था। इसका निर्माण, महाकाल मंदिर का निर्माण द्वापर युग से भी पहले हुआ था। कई पौराणिक और काव्य कथा में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। और इतिहास में ये भी बताया गया है कि जो महाकाल मंदिर, इस पर कई बार अटैक हुआ। 11वीं सदी में इल्तुतमिश ने इस पर क्या किया था, इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। और बाद में हिंदू राजाओं ने इसका निर्माण किया था। इल्तुतमिश ने जब महाकाल मंदिर पर हमला किया था, उसे नष्ट किया था हमला करके, तो वहाँ के पुजारियों ने क्या किया, जो ज्योतिर्लिंग था उसको कुएं में छिपा दिया जाता था। और करीब 550 साल तक ज्योतिर्लिंग इस कुएं में ही था जहाँ इन्होंने इसे छिपाया था। और जो पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से एक महाकालेश्वर एकमात्र क्या है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो महाकालेश्वर है, ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। बाकी सभी ज्योतिर्मुख जो है वो कैसे हैं, पूर्व मुखी, और ये वाला दक्षिण मुखी है जो मैंने नाम लिया। बाकी सभी क्या हैं, पूर्व मुखी हैं। महाकाल के अलावा गुजरात में देखा जाए सोमनाथ और नागेश्वर है, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन है, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर है, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, वाराणसी में विश्वनाथ, झारखंड में वैद्यनाथ, तमिलनाडु में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो ये सारे हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ पर यह है कि महादेव से संबंधित सभी पौराणिक कथाएं एक स्थान पर होंगी। और ये जो वर्तमान रूप है मंदिर का जो वर्तमान रूप है, इसका निर्माण जो है बाबा रामचंद्र के द्वारा, किसके द्वारा, बाबा रामचंद्र के द्वारा। ये भी आपको क्लियर रखना। और उज्जैन किस नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना अपना, क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आप लोग ये देख लीजिए, ये किया गया है, ये देखिए, ये सब था।
तो चलिए कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। हाल ही में ऑनलाइन जुए का निषेध, ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश किस राज्य में लागू हुआ? तमिलनाडु। किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर जीता? दिव्यांगना शर्मा रितिका सक्सेना। धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जे से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया? जस्टिस KG बालकृष्णन। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व स्वरूपम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका लोकार्पण राजसमंद जय राजस्थान में किया गया। अभिधम्म दिवस किसे के रूप में बताना है कि कौन सा सही है? यह ज्यादातर उन देशों में मनाया जाता है जहाँ अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। कल मैंने डिस्कस किया था, सही है। यह वह दिन है जब भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे, ये भी सही है। वह अपनी माँ को अभिधम्म पिटक सिखाने के लिए स्वर्ग गए थे, ये भी सही। उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 8 से 11 अक्टूबर 2021 से 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया? दिनेश कुमार को किया है। फ्रांस और इंग्लैंड के संघर्ष के बीच अलेक्जेंड्रिया का समर्पण एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ा? मध्य पूर्व। कहाँ पर ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? चेन्नई। किसे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो मैंने बताया था इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र है। तो जब आपके पास अर्थ होगा, अर्थ मतलब धन होगा, तभी तो आप क्या करेंगे? डायमंड का क्या करेंगे? डायमंड का क्या है? फिलिप के लिए डायमंड बनाएंगे। फिलिप के लिए डायमंड बनाएंगे। अर्थशास्त्र, अर्थ होगा, पैसे होंगे तभी बनाएंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बस आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। तो कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।